रेलवे एनटीपीसी अर्थात नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के दो तरीके के फॉर्म वर्तमान में भरे जा रहे हैं, जिनमें एक है ग्रेजुएट लेवल, एक है अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो मैं यहाँ पर आपको ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपको बताने वाला हूँ कि कुछ इसमें जो पॉइंट हैं उनको आपको अपने ध्यान में रखना है, ताकि आपको वर्तमान के साथ भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इन सभी जानकारियों के साथ कि आपको जो होता है फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में, और इसके साथ ही साथ मेडिकल स्टैंडर्ड और प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां आ सकती हैं, उन सभी बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ग्रेजुएट लेवल के लिए है, और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो सभी जोन के लिए होगी। ऐसा नहीं है कोई मैंने एक्सप्रेसली जोन लिया हुआ है। तो उन सभी चीज़ों को क्या आपको जो होता है फॉर्म भरने में सावधानियां क्या रखनी हैं। हालांकि वीडियो अपलोड मैं लेट से कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इसमें जो है आपको सेकंड स्टेज जब भी आपका जाएगा तो उसमें आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या उसके लिए भी आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। और साथ ही साथ आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट में कैसे क्या उसमें जो होता है लगाना है, उन चीज़ों की मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको प्रेफरेंस कैसे करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे उसको पोस्ट की कैसे प्रेफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि सभी के मेडिकल जो स्टैंडर्ड हैं वो सभी के अलग अलग हैं। और अगर आप यहाँ उसकी गलती कर रहे हैं तो उसको आपको खामियाजा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर जो होता है उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड तक आपको भुगतना उसको पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मैं बारीकी से आपको एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। और जिनकी पोस्ट टाइपिंग की है तो टाइपिंग में क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों की करेंगे, या उनको सिलेक्शन का मौका दिया जाएगा कि आपकी चॉइस पूछी जाएगी। तो इन सभी बातों को मैं एक एकदम पूरा सतही ज्ञान से आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं उन सभी स्टेप को क्वालिफाई किया हूं और मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं विनीत सिंह आपका स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसी रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। जैसा कि ये ग्रेजुएट लेवल की मैंने बात किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट लेवल में इसकी ऑलरेडी पहले से चल रही है। 13/9/2024 से इसकी जो होता है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो होता है सर्कुलेट हो गई। और जो होता है 14th, इसमें क्या है 14/9/2024 से इसका जो होता है रजिस्ट्रेशन ओपनिंग हो चुका है। ठीक है, तो फॉर्म इसके ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान रखिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है इसकी क्लोजिंग डेट भी आप देख लीजिए 13/10/2024। और इसकी जो होता है 23/59 पर ये जो होता है क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है इसमें पेमेंट वाली जो यहाँ पर दिया है डेट फॉर पे फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट इज, तो यहाँ पर आपकी दी हुई 14/10/2024 से 15/10/2024 तक है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जा रही है, बट आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी जो बेसिक डिटेल है, बेसिक डिटेल बोले तो इस बार जो है इसमें कुछ अपडेशन किया है। इसके पहले तो 2019 के उसमें नहीं था, तो इस बार बहुत सारी इसमें बदलाव किया है। पहले तो डायरेक्ट आपको फॉर्म फिल करना होता था, लेकिन अब आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। वो अकाउंट जो होता है आरआरबीज के जितने भी फॉर्म हैं सभी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में काम करेगा, पूरा का पूरा उसी के फॉर्मेट में। तो आपने जो होता है जो बेसिक डिटेल अपलोड किया है, ठीक है, तो बेसिक डिटेल में आपका कोई चेंजमेंट नहीं होगा। मतलब आपके नाम में, मम्मी के नाम में, पापा के नाम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, इन सभी चीज़ में आपका कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो आप चेंज क्या कर सकते हैं, आपकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम हो गई हो, कोई आपकी जो होता है और भी किसी एड्रेस को लेकर आपको प्रॉब्लम हो गई हो, बट बेसिक डिटेल को आप छोड़ करके उन सभी चीज़ों में आप संशोधन का आपको मौका आरआरबी देता है। और उसकी डेट इन्होंने बता दी है कि 16/10/2024 टू 25/10/2024 के मिड में आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है इसके। और एक पैरेलल और फॉर्म चल रहा है, हालांकि वो थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है। वो जो होता है आपका क्या है अंडर ग्रेजुएट का है। उसमें जो होता है जो 12th पास हैं वो केवल उसमें फिल कर सकते हैं, इसमें ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं। ठीक है, जो पास आउट हैं। ठीक है,
अच्छा, ये चीज़ है, तो यहाँ तक तो आपको ये पहले से ही पता है। हालाँकि इसमें जो होता है कौन-कौन सी पोस्टों के लिए है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है चीफ़, यहाँ पर दिया हुआ है चीफ़ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए, सेकंड है स्टेशन मास्टर है, थर्ड गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो इतनी तरह की इसमें पोस्ट हैं। हालाँकि ये टेंटेटिव हैं, इसमें और भी इंक्रीज़ की जा सकती हैं, पोस्टें की जा सकती हैं। हो सकता है जो भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की जा सकती हैं, हालाँकि मतलब पॉसिबिलिटी पूरी है कि पोस्टें यही रहेंगी, बट इसमें जो होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को हो सकता है भविष्य में इन फ्यूचर में चेंज करें। क्योंकि यहाँ पर जो होता है पोस्टें जितनी अपेक्षित थी उससे कम आई हैं, ठीक है? जितनी उम्मीद की जा रही थी कितनी पोस्टें आएँगी, उससे कम ही आई हैं पोस्टें। तो ये जो होता है इसके पहले आप असिस्टेंट जो लोको पायलट है और आरआरबी टेक्नीशियन का जो फॉर्म है उसमें ऑलरेडी पोस्टें जो है इंक्रीज़ की जा चुकी हैं। तो इससे जो होता है एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसमें भी पोस्टें क्या होती हैं इंक्रीज़ होंगी, ठीक है? तो भविष्य की बात है, किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं जो आपकी सबसे मेन बात है यहाँ पर कि आप जो है आपका जो होता है यहाँ पर कौन से लेवल की पोस्ट है। जैसे मैंने जो फर्स्ट आपको बताई चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, ये पे लेवल 6 की पोस्ट है, और ये जितने भी हैं यहाँ पर लेवल उनके लिखे हुए हैं, इनके आप देख सकते हैं। और इनिशियल इनका पे जो होता है स्टार्ट यहाँ से होगा, बट आपकी सैलरी की बात है ये आपको बाद में देखना है। पहले आप इसका ये देख लीजिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपका जो सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी फर्स्ट और उसके बाद सीबीटी सेकंड होगा, और सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड इस बार इसमें चेंज किया है। सीबीटी फर्स्ट जो होता था पहले भी होता था, एक कॉमन होता था। सीबीटी जो फर्स्ट होता था वो सभी के लिए क्या होता था, कॉमन होता था। आज भी यही है, कॉमन ही है, बट इसमें चेंज क्या किया गया है, सीबीटी जो सेकंड है, मैं अगर ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ, पहले क्या होता था ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को एक ही साथ में फॉर्म भरवाते थे। और ये जिस बार किए हैं ना, जैसे जनरल ओबीसी के लिए या उसके लिए कि जो होता है 500 रुपये ले रहे हैं, उसके बाद ये रिफंड भी करेंगे। हालांकि पहले भी रिफंड करते थे, लेकिन क्या होता था उसमें सीबीटी टू जो होता था, मतलब जिसको आप मेंस बोल सकते हैं, सीबीटी टू जो होता था, जैसे आपके लेवल 2 से स्टार्ट हुई, तो लेवल 2 से मतलब ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों साथ में थी, तो लेवल 2 से स्टार्ट होती थी और लेवल जो है 6 तक इसमें जाती थी। तो लेवल 2 से 6 तक जाती थी, तो उसमें क्या होता था कि सभी जो होता है उसका अलग अलग जो होता है सीबीटी 2 में होता था पेपर। मतलब जैसे आज जो है सीबीटी 2 का हुआ है आपका, जैसे किसी का हुआ सीबीटी 2, सीबीटी 2 में लेवल 2 का पेपर आज हुआ, नेक्स्ट इन 3 का होगा, फिर 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, 1 2 3 4 5। मतलब उसको मेंस का जो पेपर देना पड़ता था पहले, वो कितना देना पड़ता था, 5 पेपर, उसको 5 पेपर उसको देने पड़ते थे। सोचो ये होता था। और अब क्या किया है, जैसे ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है उसमें क्या किया है, सीबीटी 2 कॉमन कर दिया है। सीबीटी 2 जो कर दिया है वो कॉमन कर दिया है। कॉमन का बोले तो ये 2 3 4 5, 2 को आप इसमें ना काउंट करिए, जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उनको अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पर जो दी हुई हैं 5 5 6 6, जो भी ये दी हुई हैं यहाँ पर पे लेवल की पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है, लेवल की, तो इनमें जो होता है इन सभी का एक ही सीबीटी होगा। कहने का मतलब इनके 2 ही पेपर होंगे। मतलब जो होते थे वो एक लेवल फर्स्ट होगा, सीबीटी फर्स्ट होगा, एक सीबीटी सेकंड होगा, मतलब सभी लेवल के अलग अलग पोस्ट के पेपर नहीं होंगे। ये चीज़ है यहाँ पर ध्यान देने में। तो इनमें आप देख सकते हैं मेंस का पेपर आपको ग्रेजुएट लेवल का एक देना पड़ेगा, और जो अंडर ग्रेजुएट है उसका अलग होगा, उसकी मैं बात ही यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनमें ध्यान क्या रखेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने जैसे आपको बता दिया कि इस फर्स्ट वाली पोस्ट का जो होता है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का जो होता है, इसमें B2 मेडिकल है, और A2 है इसमें सेकंड वाले में, स्टेशन मास्टर में, गुड्स ट्रेन मैनेजर में A2 है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में C2 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में C2 है। तो इन जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड हैं इनको आप अगर फॉर्म भरने से पहले अपने आप को भी अगर प्रबल दावेदारी, पहले तो किसी को नहीं, हाँ इन फ्यूचर क्या होता है किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ इसको आपको अपने इंटेंशन में रखना चाहिए कि मेरा ये जो है मेडिकल स्टैंडर्ड फिट है। तो इनको आप अपने डॉक्टर या जो भी हैं उनसे आप मतलब सलाह मशवरा करके या चेकअप करवा कर प्रॉपर जो होता है अपना, आप उसमें
ताकि फाइनल स्टेज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको पहले कौन सी लेनी है। भाई अगर आपका A2 है और B2 है, इन दोनों में मान लो कि आपका B2 अच्छा है और A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, आपको उसमें कलर विजन की प्रॉब्लम है, किसी में है, ऐसा है, तो उसमें आप उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दीजिए ना, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दीजिए। हालांकि उसको अगर स्टेप आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको पोस्ट वैसे भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप पहले से भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दी हुई हैं, तो टोटल अगर मैं वैकेंसीज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो टोटल कितनी है, 8,113 पोस्ट हैं, जो कि सभी जो होता है इसमें जो होता है पोस्टों की अलग अलग बात की। हालांकि इसमें जो होता है कैटेगरी वाइज भी लाई करता है कि कौन सी कैटेगरी में कहाँ कितनी पोस्टें हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप देख करके फॉर्म भरिए। हालांकि यहाँ पर मेन बात ये थी मेडिकल स्टैंडर्ड, इसको आप ज़रूर अपने आप को मतलब जांच करके आप प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। इसको बाद में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें आती है बात, मैंने कुछ मेन पॉइंट लिए हुए हैं तो उनको आपको दिखा दें। तो यहाँ पर जो है, अब जैसे यहाँ पर पहला क्या है, जिसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब ये आपसे RRB रिक्वायर कर रहा है कि आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड फिट होंगे, तभी आपको जो होता है वो जॉब उस पोस्ट के लिए आपको रखा जाएगा। पहले इसमें क्या है, डिस्टेंस विजन जो होता है 6/9 है, 6/9 विदाउट ग्लासेस, मतलब आपको चश्मा कोई नहीं लगा होना चाहिए, तो यहाँ पर जो होता है आपकी इतनी होनी चाहिए। और नियर विजन 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस में आपको होना चाहिए, कि इतना आपको जो होता है बिल्कुल क्लियरली आपको दिखना ही चाहिए। और नेक्स्ट इसमें क्या करना, एंड मस्ट पास फॉर द कलर विजन, ठीक है, और बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिया विजन। तो इस प्रकार का जो भी है, अगर आप चेकअप अपने आप को कराएंगे तो डॉक्टर से वो आपको रिपोर्ट देंगे, बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या है। तो इन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान में रख करके पोस्ट प्रेफरेंस आप दीजिए। आप देखो A3 में क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड, इसको भी आप जो होता है अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि पहले से किसी को नहीं पता होती है, उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब देखो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है, इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को वो आपके जो होता है पूरा अच्छे से डॉक्टर लोग समझा सकते हैं, क्योंकि जो आपका मेडिकल होता है वो रेलवे के मेडिकल हॉस्पिटल में होता है। एक्चुअल में अगर आपको 1 या 2 दिन पहले वो बुलाएं, उसके बाद वो DB PhD करेंगे, उसके बाद जो नॉर्मल चेकअप करना होगा वो करेंगे, उसके बाद आपको मेडिकल हॉस्पिटल वो रेफर कर देते हैं। मतलब वो रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर मेडिकल आपका होता है, वहाँ आपको जो होता है वो भेज देते हैं। फिर क्या होता है, अरे 40 से 50 रुपए की एक पर्ची बनती है, उसके बाद वो वहाँ पर पूरा का पूरा आपका मेडिकल ले लेते हैं। वो आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ आपको वहाँ पर करनी है, पूरा का पूरा वो आपके अपने निर्देशन में पूरा काम करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी टाइम आपको 2 या 3 दिन का भी लग सकता है, ठीक है। किसी किसी का तो जल्दी हो जाता है। तो ये जो होता है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड से संबंधित पूरा का पूरा जो होता है बात रही, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं, अगला मैंने इसमें और भी कुछ लिया हुआ है। हाँ, इसमें जो होता है कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है जो लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर के आ रही हैं, और उनको कितना इसमें जो होता है क्या चीज़ है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें देखो OBC जो होते हैं, नॉन क्रीमिलियर NCL, देखो पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जो भी लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं उसमें जो होता है रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होता है लिस्ट में वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। सपोर्ट दैट, अगर मान लीजिए आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं और उनकी आप राज्य सरकार की सूची में तो हैं, आप सेंट्रल मतलब रिजर्व लिस्ट में वो आपकी कैटेगरी है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रही कि मतलब आपको रिजर्वेशन में रखे, ठीक है, तब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक्चुअल में मिलेगा उसी को जो सेंट्रल लिस्ट में वो कैटेगरी अगर रिजर्व है तब, ठीक है। तो अब इसमें जो होता हो सकता है कोई ऐसी ट्राइबल हो, कोई ट्राइब्स हो, ट्राइबल कास्ट हो, वो झारखंड से बिलोंग कर रही हो, मान लीजिए ऐसे में नाम अगर लूँ संथाल है या कोई भी है उस तरह की है, वो जहाँ से भी बिलोंग कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में यहाँ जीके का आपको नहीं ज्ञान दे रहा हूँ, मतलब मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, बताने का प्रयास किया कि झारखंड से या राजस्थान से कोई बिलोंग कर रही हो, तो वहाँ से अगर वो जनजाति है, वो अगर सेंट्रल लिस्ट में नहीं रिजर्व है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो होता है
आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट तभी आपको होगा और वो राज्य सरकार का यहाँ पर वैलिड नहीं करते हैं। आप सारे स्टेप क्वालिफाई कर ले जाएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मतलब डीवी आपका जब भी होता है उसमें आपको वो बाहर कर देते हैं। और एक्चुअल में ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप चाहिए, वो आपको यूआर में काउंट करते हैं। अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपको उसमें सेट कर देंगे। बट अनरिजर्व कैटेगरी में आइए नहीं, आपका रिजर्वेशन से मतलब दूर दूर तक वास्ता ही खत्म। ठीक है, तो आप ये करिए कि जैसे जो होता है ओबीसी का सर्टिफिकेट, यहाँ पर फर्स्ट नंबर कम्युनिटीज़ एंड कैटेगरीज की यहाँ पर बात करें, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, इसके लिए एनसीएल जो होता है तो उसका आप सर्टिफिकेट वहाँ पर जो होता है प्रोवाइड करवाइए उनको। ठीक है, वो भी सेंट्रल कैटेगरी के, अभी उसमें जो सेंट्रल लिस्ट वाली होती है ना, उसके जो होता है पूरा का पूरा वो इंग्लिश वर्जन में बन करके आता है। स्टेट का अलग बनता है और सेंट्रल का अलग बनता है। मैं आपको उसका एक पूरा प्रोफार्मा दिखा दूंगा। अभी मैंने इसको जो होता है ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सारा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो इसीलिए जो होता है आपको कोई डरने की बात नहीं है। मतलब इसमें जो भी मैं बात आपको बोल रहा हूँ रियल है, एकदम ऑथेंटिक है। ठीक है, तो इसमें जो होता है उसका होना चाहिए, एससी एसटी का भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और जो भी रिजर्व अपनी कैटेगरी हैं, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी हैं, और ये जो भी हैं इनका आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन अपनी जो होता है रिजर्व कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट लीजिए, और साथ ही साथ इनमें यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो होता है कितना ईयर का आपको जो होता है यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, जिस भी आप कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो और ये जो चीज़ें होती हैं इनमें आप पूरा का पूरा अपनी दावेदारी तभी प्रस्तुत कर पाएंगे जब आपका जो होता है रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके साथ होगा। ठीक है, और ये चीज़ है कि जो लोग डेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो जो होता है कितना पुराना होना चाहिए। एक्चुअल में भाई मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने पूरा केयरफुली रीड कर लिया है नोटिफिकेशन को, जो ग्रेजुएट लेवल का आया हुआ है। मैं अंडर ग्रेजुएट की यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, हालांकि जो लोग मतलब इस चीज़ को देखें और वो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों में अगर वो कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि उन्होंने इस चीज़ को मतलब क्लियर नहीं दिया है कि कितना आपका पुराना होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ओबीसी जैसे मैं बात करूं तो ओबीसी देखो जनरल का कुछ लगता ही नहीं है। वहाँ पर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी मार्कशीट हो जाएगी और आपकी आईडी हो जाएगी। बट जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उनमें लोचा हो जाता है। जैसे ओबीसी में आया बंदा, तो ओबीसी में क्या होता है कि उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो जो होता है उसके प्रोफार्मा में बना होना चाहिए, मतलब एक इंग्लिश टाइप को बनता है पूरा, वो होना चाहिए। अब क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर, इसमें ये लॉजिक ये बैठता है क्योंकि वो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर दो तरीके की इसमें कैटेगरी आती है ओबीसी में। अगर वो सोचो कि 8 लाख से उसकी कम है तो दूसरे में कैटेगरी में काउंट होगा, वो दूसरे में अगर ज़्यादा है तो काउंट होगा। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो ओबीसी का उसको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, वो जनरल में काउंट होगा। अगर उससे कम है तो वो आरक्षण का लाभ ले सकता है। तो ये जो होता है, तो मेरी बात ये है कि इसमें आपको 1 ईयर, मतलब 1 ईयर बोले तो 1 फाइनेंशियल ईयर का आपको उसी के अंदर का बना होना चाहिए डॉक्यूमेंट आपका। ठीक है, मतलब जो सर्टिफिकेट है कास्ट, तो आपका ये आप प्रबल दावेदारी आपकी होगी कि नहीं बहुत अच्छा है आपका। वैसे तो अगर 3 साल तक है तब भी आपका वैलिड माना जाता है, 3 साल तक, 3 ईयर तक आपका जो होता है इसमें वैलिडेशन होता है पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो 1 ईयर के आप अंदर का ही लगाइए, 1 साल के अंदर का सर्टिफिकेट आप लगाइए, तो उसमें ज़्यादा आप ही का बेनिफिट है, ताकि कोई आपको रिजर्वेशन को लेकर प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो होता है ये सभी के लिए, आप एससी हो एसटी हो सभी के लिए, सभी का सेंट्रल लिस्ट में बनता है, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए। ठीक है, एसटी में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हो सकता है राज्य सरकार मान्यता देती है, केंद्र सरकार नहीं देती है, इसमें भी लोचा हो जाता है। तो आप देख लीजिए आपकी लिस्ट वहाँ है तभी आपका सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक है, हाँ, बट इसमें आप किसी भी तरीके से जोर ज़बरदस्ती करके अपनी जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी अथॉरिटी की होती है उनसे आप करवा कर ऐसे बनवा लेंगे, फिर भी आपका रिजेक्ट होगा। वो खुद देखते हैं, ऐसे नहीं कि होता है आपको ले जाएं तो आप ऐसे ही दे देंगे। अगला देखते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें आती है स्किल टेस्ट की बारी। देखो अगर आप प्री क्वालिफाई कर ले गए, प्री बोले तो सीबीटी फर्स्ट, प्री बोले तो सीबीटी फर्स्ट अगर आप क्वालिफाई कर ले गए, सीबीटी फर्स्ट, अब बारी आती है सीबीटी टू की। सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई जिस बंदे का, और सीबीटी सेकंड, सीबीटी सेकंड, सीबीटी सेकंड भी बंदे का क्वालिफाई हो गया। अब वो पोस्ट पर चयनित हुआ, जिस पोस्ट पर है वो टाइपिस्ट की पोस्ट है। क्या है?
टाइपिस्ट की पोस्ट है। अब टाइपिस्ट की पोस्ट का मतलब ये होता है उस बंदे का होगा क्या, टाइपिंग होगी। अगर उसने वो दिया है अपना जो होता है पोस्ट प्रेफरेंस दिया है पहले, अगर आप टाइपिंग की पोस्ट के लिए देते हैं तो टाइपिंग आपकी पहले होगी। अगर आप नॉन टाइपिंग के पहले दे रहे हैं और उसमें आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, हालांकि नंबर भी वेरी करता है कि कितने आपके नंबर हैं। अगर आपके नंबर नॉन टाइपिंग के नहीं है तो टाइपिंग के हैं तो टाइपिंग आपको सेकंड प्रेफरेंस ऑलरेडी आपको जो होता है पकड़ा दी जाएगी, आप करिए, ठीक है। अगर आपकी टाइपिंग है, सोचो टाइपिंग तक बंदा ये होता है सेलेक्ट हो गया, यानी सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, नेक्स्ट स्टेप उसका टाइपिंग होगा। अभी तक डीवी वगैरह का कुछ नहीं होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड सीबीटी और उसके बाद आती है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होती है। अब टाइपिंग में क्या होता है कि इसमें जो टाइपिंग होती है इंग्लिश वालों के लिए क्या होती है, इसमें 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होती है। जैसा यहाँ पर देख लीजिए, पूरा मैंने रीड किया हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 30 वर्ड पर मिनट की जो होता है इंग्लिश की होती है और 25 पर मिनट जो होता है आपकी जो होता है हिंदी की होती है, ठीक है। और जो होता है इसमें, तो आप, मैं इसमें बताऊं कि आपको क्या वो स्टार्टिंग में ही पूछते हैं कि आप टाइपिंग कैसे करिए। एक्चुअल में इसके पहले जो 2019 के आसपास जो वैकेंसी आई थी उसमें जो होता है आपको लास्ट में टाइम दिया गया था। एक्चुअल में मैं आपको अपना जो होता पोस्ट जहाँ पर मैं प्रेफरेंस किया हुआ था हिंदी करना है इंग्लिश करना है, वो आपसे लास्ट में पूछते हैं कि आप किस में टाइपिंग देना चाहते हैं। मतलब ये जब टाइपिंग का आता तो 1 महीने या 2 महीने पहले आपको इस चीज़ को बारे में वो पूछते हैं कि आप किस में टाइपिंग देना चाहते हैं। वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं, उस फॉर्म को मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा जिस पर मैंने प्रेफरेंस किया हुआ था। अगर रिजल्ट भी मिल जाएगा तो उसको भी मैं देख लूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो इसमें जो होता है आपको चूज करने का वो टाइम भी देते हैं कि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं कि हिंदी में करना चाहते हैं, ओके। अगर इसमें देखो चूज करने का टाइम है तो आप अगर अभी से उसकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अगर इंग्लिश की करना चाहते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश की आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई। चूज करने तो ऑब्वियसली मैं इंग्लिश ही चूज करूंगा, मुझे आती है तो। अच्छा, किसी को हिंदी आती है तो हिंदी में वो क्या करेगा, हिंदी के पहले से उसको आ रही है तो हिंदी की करेगा वो उसकी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो, अगर हिंदी की आपको आ रही है तो ऑब्वियसली हिंदी की ही करेंगे 25 वर्ड पर मिनट की। लेकिन क्या होता है फिर वहाँ पर जब आपको चूज़ करने का ऑप्शन देंगे आप ऑब्वियसली हिंदी को चूज़ करेंगे, वहाँ जाएंगे तो करेंगे। इसका मतलब क्या एक सिस्टम होता है टाइपिंग करने का, इसका अगर मैं बताने लगूँगा तो यहाँ पर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। क्या वहाँ पर क्या होता है, एरर कैसे काउंट करते हैं, मतलब एक्यूरेसी कितनी लेते हैं, और इसमें क्या होता है कि क्या उसमें हाइलाइटर चलता है नहीं चलता है आपके वर्ड टाइपिंग करने पर। तो इन सभी चीज़ों को मैं एक अलग सा एक वीडियो, मतलब अलग एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें आप को मैं पूरी बात जो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है मतलब टाइपिंग करते टाइम, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। और कहाँ से आप पैसेज को कैसे आप नीचे मूव ऑन कैसे करेंगे उसको भी मैं आपको बता दूंगा, मतलब क्या चीज़ है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं टाइपिंग का अलग से आपको वीडियो बता दूंगा। बट टाइपिंग की जो लोग चिंता कर रहे हैं कि मेरी जो होता है टाइपिंग का, तो उनको प्रेफरेंस का मौका देते हैं। बट आप हिंदी इंग्लिश जो भी आती है आप करिए, लास्ट में आपको जो होता है चूज करने का टाइम दे दे, वहाँ आप कर लीजिए। मतलब आपकी इच्छा पूछी जाती है आपको किस में आता है, ओके। तो इस चीज़ से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला देखते हैं। अब ये जो होता है यहाँ पर जो चीज़ मैं बता रहा था कुछ टाइम पहले, इन सभी पोस्ट के लिए जो होता है किस किस लेवल की पोस्ट है यहाँ पर दिया है। सीबीटी फर्स्ट जो होता है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है जैसा इसके पहले भी होता था। लेकिन इसमें बदलाव क्या किया है, बदलाव सीबीटी सेकंड स्टेज में किया है जो कि मेंस में होता है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। मतलब जो भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है सभी के लिए कॉमन होगा। मतलब आप 6 को अलग नहीं देना, 5 को अलग नहीं देना है। पहले क्या होता था, आप 3-3 4-4 दिन तक आपका मेंस का पेपर चलता था, ओके। तो अगर लेवल 2 3 5 का है तो आप देंगे लगातार उसका पेपर देंगे, क्योंकि इसके पहले क्या होता था, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट साथ में फॉर्म भरवाया गया था। अब आरआरबी ने क्या है, उगाही का एक नया तरीका, 500 रुपये आप ग्रेजुएट का दो, 500 अंडर ग्रेजुएट का दो। हालांकि रिफंड भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है उससे इनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है, वो अलग की बात है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ में साइको होता है और कुछ में क्या होता है टाइपिंग होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा जो होता है आपको प्रेफरेंस पहले करनी है। तो यहाँ से हो गया। और कैसे करते हैं नॉर्मलाइजेशन, ये सब तो आप बाद में देख लेंगे। बाकी हाँ, सबसे मेन जो पोस्ट वो मतलब बात जो आती है वो आती है कि
सिलेक्शन मतलब किस उसमें जोन में मैं डालूँ तो मेरा हो जाए, ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। हालांकि आरआरबी मतलब इस चीज़ को मतलब करती है, अच्छा भी है ख़राब भी, इसको क्या कहें, लेकिन बात ये है कि आपको सिलेक्शन बहुत अच्छी जगह से उसकी करना है, जोन की। तो उस जोन में, तो इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, मैंने कुछ लिया हुआ है, यहाँ देखिए लास्ट में मैंने इस चीज़ को लिया हुआ है, ये एक जो होता है और रियल भी है, जहाँ तक इसमें 99% रियलिटी है इसमें, मैंने देखा हुआ था। तो इसमें जो है आप देखिए टॉप से और जो होता है बॉटम तक, इसमें जो भी जोन दिया हुआ है कि कौन सा सेफ जोन में आएगा। तो इन्होंने जो रखा है बच्चों, कि इन्होंने जो रखा है, पहला जो इन्होंने रखा है गुवाहाटी रखा है, सिलीगुड़ी रखा है, गोरखपुर रखा है, चेन्नई रखा, मुंबई रखा। इस तरह की ये जो होता है सीक्वेंस में रख रहे हैं कि यहाँ पर जो होता है आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहने वाली है अगर यहाँ चूज करते हैं तो पहले इन्होंने त्रिवेंद्रम रखा, जो कि यहाँ पर उसकी बात करूँ तो यूआर की बात करूँ 87.90, और एससी की बात करूँ 66.80, एससी की 66.96, ओबीसी की 84.60, सोचो, और ईडब्ल्यूएस की 77.40, इतनी ज़्यादा इसमें गई। और यहाँ मैं लास्ट में इसकी बात कर लूँ, गुवाहाटी की बात कर लूँ, तो पहले इन्होंने यूआर की जो है 69.61, और ये एससी की 60.10, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थर्ड पर कौन सी कैटेगरी थी, एसटी थी, तो एसटी की 57.79, और ओबीसी की जो है 63.95, और जो ईडब्ल्यूएस है 55.43। तो ऐसे ही कट ऑफ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कम तो गई है, लेकिन ये आपने देख लिया, ये 2019 की है, इसके पहले 2015 के आसपास हुई थी ये जो होता है एनटीपीसी की। तो उसमें भी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों साथ में वैकेंसी आई थी और करवाया गया था, इस बार अलग अलग दिया है। तो इसमें क्या होता है कि ये आप देख लिए। अब मैं आपको आज के बिहार पर बता दूं, अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि कौन सा जोन बेटर रहेगा, तो आप ये चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर मैं जोन की बात बताऊं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे पहले प्राथमिकता आप दीजिए जहाँ पर आपकी वैकेंसी ज़्यादा है। एक्चुअल में अगर आप वहाँ पर वैकेंसी नहीं, सोचो कहीं 100 पोस्ट हैं ओबीसी की, जनरल की 100 पोस्टें हैं, और कहीं पर 50 हैं, और वहाँ वो सोचे प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी आई थी तो वहाँ पर कट ऑफ कम गई थी। अब कोई सोचे 50 पोस्ट पे मैं वहीं पर डालूंगा, तो ये आपकी जो है चॉइस होगी, बट आपके लिए इतना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो जहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा हैं वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिए। ये आप किसी से नहीं, पिछले साल यहाँ पर गया, इस बार हो सकता है इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज वहाँ इस बार रिक्वायर ना हो, तो आप करेंगे क्या? तो अपने अकॉर्डिंग आप जो सेलेक्ट करिए, आपकी कैटेगरी पर आपका जो सिलेक्शन होता है। मैं जनरल को बता दूं, जनरल तो अपने अकॉर्डिंग वो देख ही ले, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। ओबीसी में क्या होता है कि आप रिजर्व पोस्ट पर जाएंगे, रिजर्व उस कैटेगरी से अगर आप बूम करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो जनरल की पोस्ट ले जाएंगे, ठीक है। एससी में भी यही होता है, वो अगर अपनी कैटेगरी से अगर ऊपर उनके नंबर आते हैं तो वो जनरल में जाते हैं। तो इस चीज़ को आप जानिए कि अपनी जो कैटेगरी है उसको आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। भाई जो अपनी कैटेगरी में पहले तो जद्दोजहद है कि जॉब ही नहीं है, अगर अपनी कैटेगरी में आपको लेनी है तो क्या है, अपनी कैटेगरी की पोस्टें आपको वर्तमान में देखनी कि हैं कहाँ सबसे अच्छी। उसके बाद अगर मैं बात बताऊं कि एक मोटा मोटा आप आंकड़ा बता दीजिए। पहले तो ये बात है कि आप अपनी पोस्टें देख लीजिए कहाँ है। दूसरी बात है जोन सेफेस्ट कौन सा रहेगा। तो एक मैं बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूँ कि कौन सा जोन सेफेस्ट रह सकता है। तो इसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए जहाँ रीजनल कंपटीशन कम है। रीजनल कंपटीशन कम होने का मतलब ये है, जैसे मैं बात करूँ उड़ीसा की। उड़ीसा में अगर आप भुवनेश्वर जोन प्रेफर कर रहे हैं, तो अगर मैं ये सोचूं कि उड़ीसा में लिटरेसी रेट जो होता है वहाँ के आसपास की जो कंपटीशन है वो कम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रीजनल आपको जो होता है वो दिया जाता है रिजर्वेशन। यहाँ तो सेंट्रल लिस्ट पर चलता है ना, जो सेंट्रल में होगा वही आपको। सपोर्ट दैट उत्तर प्रदेश का बंदा उड़ीसा जाता है, वहाँ अगर वो अपनी कैटेगरी में ले रहा है, तो ऐसा नहीं है रीजनल को उसमें प्रायोरिटी देनी है रेलवे को, ऐसा नहीं है। वो जो होता है पूरे इंडिया लेवल पर वो कंपटीशन करवाता है जोन वाइज। मतलब जोन अगर यहाँ पर आपकी अच्छा है नंबर, अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपके लिए जो होता है वो पोस्ट मिल जाएगी। तो ऐसा होता है। तो मैं अगर ये बात बोलूँ कि रीजनल कंपटीशन वहाँ कम है, अगर दूर से लोग जा रहे हैं तब भी आपको बढ़ा सकते हैं भाई, क्यों? अगर उड़ीसा में कम है कंपटीशन, मैं एक बार बात दूँ, मैं वास्तविकता से इस चीज़ से परिचित नहीं हूँ,
कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर मैं एक बार मोटा मोटा आंकड़ा ये लेकर चलूँ कि उड़ीसा में कम है कंपटीशन और वहाँ से बाहर नंबर ऑफ़ जो एप्लीकेंट हैं वहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशन चले गए, तो जाहिर सी बात वहाँ पर कट ऑफ तो उछाल मारेगी ही मारेगी। तो इस चीज़ को आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और एक्चुअल में डेटा भी नहीं आपको मिल पा रहा है कि आप वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ से कम आ रहे हैं। एक्चुअल में यूट्यूब पर फेक डेटा चल रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए अपनी जो होता है दिमाग से, जहाँ पोस्टें ज़्यादा हैं, थोड़ा इस चीज़ को भी प्राथमिकता पहले दीजिए। उसके बाद थोड़ा ये जानिए कि जैसे आपको मैंने उड़ीसा बताया तो उड़ीसा आप दे सकते हैं। दूसरा बात कोलकाता है, कोलकाता नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ रहता है, मुंबई भी है और अपनी पोस्टें के अपनी जो होता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ऐसा जो होता है इसमें आप चेक करके आप फॉर्म भरिए। बाकी किसी के कहने पर आप ज़ोन ना सेलेक्ट करिए, ठीक है? तो और इसमें आता है कि एक सबसे बड़ी बात ये है कि सर्टिफ़िकेट का कैसा जो होता है प्रोफ़ार्मा होना चाहिए, तो मैंने एससी/एसटी का लिया हुआ है। तो देखिए ये जो होता है आपको इस जो होता है प्रोफ़ार्मा में बना होना चाहिए। आप देख लीजिए पूरा का पूरा ये इंग्लिश में बना हुआ है सर्टिफ़िकेट। आप बोल दीजिए जहाँ पर भी आप बनवा रहे हैं, तो वहाँ से ये ऐसा आपको बन कर के आ जाएगा। ठीक है? ऐसा देखो, ये आपका यहाँ तक हुआ। ये एससी/एसटी का हो गया। अब जो होता है आप देख लीजिए ओबीसी जो एनसीएल कैंडिडेट हैं, उसका सर्टिफ़िकेट फॉर्मेट ऐसा रहेगा, ठीक है? ये ऐसा रहेगा और इसको कहाँ-कहाँ से आपको रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डीवाई कमिश्नर है या एनी जो भी आपकी जो होता है अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती हैं, उनसे आप करवा सकते हैं। बाकी वो बन कर के ही आता है ऑनलाइन। नेक्स्ट ये होता है डिक्लेरेशन, ये किसका है आपका? ये आपका उसका है जो डिक्लेरेशन लास्ट में लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है और अगला आप इसमें देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए है और अगला आप इसमें देख सकते हैं ईबीसी के लिए है। ओके, तो ये चीज़ है। तो इन सभी चीज़ों को हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर क्लियर किया और आई होप कि आपको ये सभी जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम की आएँगी और इसको आप देख कर के और पूरा अपने आप को प्रिपेयर करके करिए। और मैंने ये आपसे जो है बोला है कि आपको मैं टाइपिंग रिलेटेड एक अलग वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा, बता दूँगा कि उसमें कैसे-कैसे जो होता है आपको चुनौतियाँ आ सकती हैं और क्या चीज़ आपको पहले से उन चीज़ों को अवॉइड करके चलना है, ठीक है? तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।